फिर दूसरी चीज है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। टेंटेटिव जिसके होने के चांसेस हों, ठीक है। तो कि शायद ये चीज इस वजह से हुई है, ठीक है। तो अब हाइपोथेसिस बनाते हुए बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई चीज नेचर में ऑब्जर्व की, तो आप अंदाजा लगाते हैं अपने पुराने नॉलेज की बेस पे कि शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। मिसाल के तौर पे आजकल आप जनाब घर से निकले, घर के बाहर एक दरख्त था, आपने बाहर निकल के देखा तो उसके सारे पत्ते आज झड़े हुए थे, ठीक है। पतझड़ का मौसम चल रहा है। आपने सोचा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कल तक तो पत्ते सारे मौजूद थे, आज एकदम से पत्ते क्यों झड़ गए हैं, ठीक है। तो वो आप फिर अगर आपको पहले से मसलन मौसम किसी बच्चे ने नहीं पढ़े हुए या उसको नहीं पता कि क्या होता है पौधों के साथ, तो वो उसकी एक एक्सप्लेनेशन अपने जहन में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, पत्ते क्यों झड़ गए, किसी ने आके यहाँ पे झाड़ा है या कोई पत्ते तोड़ के सारा ले गया है या क्या हुआ है इनके साथ, ठीक है। तो वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है पिछले नॉलेज की बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करना हाइपोथेसिस कहलाता है। अब हाइपोथेसिस बनाते हुए जाहिर है आप अपने नॉलेज अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, और अकल के काम करने के तरीके को रीजनिंग कहते हैं। कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, इसको रीजनिंग कहते हैं। अब रीजनिंग दो तरह से होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दोनों की डेफिनेशन पेपर में आती रहती है अक्सर, क्योंकि इंतहाई कंफ्यूजिंग है, किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में फर्क क्या है। अब कहानी इसकी यूं है कि कोई बंदा गांव में रहता था, तो वो जनाब किसी दिन किसी काम से उसने कहा कि जी कोई रिश्तेदारों ने बुलाया हुआ है, तो वो जनाब बस में बैठ के लाहौर लारी अड्डे पे आके उतर गया, ठीक है। अब वो लारी अड्डे पे उतरा तो जनाब उसके एक फोन पे बातचीत कर रहा था कि जी मैंने किधर आना है, क्या करना है। तो वहां एक बंदा आया, उसने उसको बड़े गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया कि वाह जी वाह आप लाहौर आए हैं, लगता है पहली दफा लाहौर आए हैं, ठीक है। तो वो उसको काफी उसने इज्जत से उससे मिला, उसको जो है जप्फी शप्पी डाली, सलाम किया। तो उसने कहा वाह यार लाहौर के लोग तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़े इस्तकबाल करते हैं। तो उसने कहा कि जी अभी बैठ जाए होटल पे, चाय शाय पीते हैं, ठीक है। तो वो उसको ले गया और आप इधर बैठे, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। तो वो जनाब उसने इधर उधर देखा, तो उसने देखा कि मेरे पास तो एक वो था, सूटकेस था, वो किधर गया। तो वो शोर मचाने लगा कि भाई मेरा सूटकेस जो है किसी ने उठा लिया है। तो पता लगा कि उससे पूछा कि हुआ क्या था, कहाँ थे, क्या किया। तो उसने कहा इस तरह बंदा एक वो मुझसे मिला है आके, उसने मुझे आके यहाँ पे बिठाया लेकिन सूटकेस गायब है। उसने कहा बस फिर वही ले गया, ठीक है। अच्छा वो शोर डाला हुआ था, बंदे इकट्ठे हो गए कि जी मेरा तो सारा सामान ही उसमें था। तो उस चक्कर में उसने कहा कि पुलिस को फोन करें, तो फोन निकालने लगा तो फोन भी गायब है, ठीक है। तो अब जनाब फिर खैर शोर शोर डाल के जो भी होना था, लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गए। फिर जनाब वो रिक्शा, उसने कहा चलो रिक्शे में बैठ के मैं उधर जाता हूँ, वहां पे से किराया दे दूंगा, अब चीजें तो नहीं है मेरे पास। तो रिक्शे वाले से डील कर ली कि हाँ भाई जितना किराया बनेगा तो वहां पे जाके जहाँ मैंने जाना है वहां पे पहुंच के ले लेना। एड्रेस उसको बता दिया कि फलानी जगह जाना है। अब वो जनाब घूमते फिर रहे हैं पूरे शहर में, को 1.5 घंटा हो गया, घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, फिर बिलाखिर जिधर पहुंचना था वहां पे पहुंचे। तो उनको बताया कि भाई इस तरह मामला हो गया है, तो किराया अब आप दे दें। तो उन्होंने कहा कितना किराया, उन्होंने कहा कि जी 2,000 रुपये किराया बन गया। उसने कहा ये पिछले मोहल्ले में लारी अड्डा है, तो तू 10 मिनट नहीं लगते, तू किधर से आ रहा है, 2,000 कहाँ से बन गया। उसने कहा हम तो 2 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी देर हो गई है। तो वो जैसे तैसे उससे भी, रिक्शे वाले से भी जान छुड़ाई। अब क्या है कि उसको एक बंदा मिला उसने फ्रॉड किया, दूसरा बंदा मिला उसने फ्रॉड किया, तीसरा बंदा मिला उसने फ्रॉड किया। तो नतीजा क्या निकला कि लाहौर के सारे लोग फ्रॉडी हैं, ठीक है। अब उसने सारे लोग चेक तो नहीं किए,
लेकिन एक एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल देखने के बाद उसने अपने दिमाग में एक असूल बना लिया कि भाई ये सारे फ्रॉडी हैं। तो जब आप एक एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल को 5-10 एग्जाम्पल चीजें टेस्ट करते हैं और उसकी बुनियाद पर एक जनरल असूल बना लेते हैं, प्रिंसिपल बना लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, एक दफा धोखा खाया, दूसरी दफा धोखा खाया, तीसरी दफा धोखा खाया तो मोहतात हो गए, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर वो कहीं दुकान पे जाता है, कोई फ्रूट खरीदने लगा है, तो अब वो क्या करेगा, वो तो खराब डालने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसका रवैया क्या होगा देहाती बंदे का, हमारे वो एक एक चीज को चेक करेगा, मोहतात हो जाएगा, आइंदा किसी बंदे से मिलते हुए वो अलर्ट होगा कि भाई ये भी फ्रॉड करेगा मेरे साथ, ठीक है, हालांकि उस बंदे ने अभी फ्रॉड नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो पहले से मोहतात होगा कि ये बंदा भी, क्यों, उसके दिमाग में एक प्रिंसिपल बन गया है, असूल बन गया है कि यहाँ पे जितने बंदे हैं ये फ्रॉड करने के चक्कर में बैठे हैं, ठीक है, और वो हर बंदे को उस असूल को जहन में रख कर मिलेगा, ठीक है। तो अब वो असूल आप किसी एक बंदे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, एग्जाम्पल देख के असूल बना रहे हैं तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फिर उस असूल को किसी एक बंदे के ऊपर या किसी एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करें तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। एक और एग्जाम्पल इसकी ले लें कि जी आपने बचपन में घुटनों घुटनों चलना शुरू किया था, तो किसी दिन आपकी अम्मी ने दिखाया, वो देखो दीवार पे तोता, आपने देखा कोई चीज है जो पतली लंबी सी है, उसकी 2 टांगे हैं, आगे चोंच सी नुकीली सी बनी हुई है, तो इस चीज को तोता कहते हैं। चलो आप जनाब रड़ते रड़ते उसके तरफ गए तो वो फौरन उड़ गया, ठीक है, अच्छा थोड़े दिन बाद फिर उन्होंने दिखाया, वो देखो कौवा, अब वो भी वैसी सी चीज थी, रंग का ही फर्क था, वो भी पतला लंबा सा था, उसकी भी एक चोंच थी, उसकी भी 2 टांगे थी, आप उसकी तरफ गए वो भी उड़ गया। फिर एक दिन दिखाया, वो देखो कबूतर, अब उसकी भी शेप वैसी ही है, उसके भी जब आप करीब गए वो भी उड़ गया। तो आपने दिमाग में एक असूल बना लिया कि जो भी ऐसी पतली लंबी सी चीज होगी जिसकी आगे चोंच होगी, जिसके 2 पांव होंगे, तो ये उड़ जाएगी। सारों को टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको पता लग गया कि ऐसी शक्ल वाली चीजें उड़ सकती हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फिर अम्मी ने सोचा कि भाई इसको तो परिंदे बड़े पसंद हैं, तो एक दिन उन्होंने आपको एक चूजा ला के दे दिया। अब आपने देखा कि जी ये भी उसी तरह पतला सा है, इसकी भी एक चोंच है, इसकी भी 2 टांगे हैं, तो आपने उसको फौरन दबोच लिया, ठीक है, कि कहीं ये भी उड़ ना जाए, ठीक है। तो आपने जो अपने जहन में असूल बनाया कि ये परिंदे उड़ सकते हैं, अब वो असूल आप अप्लाई कर रहे हैं उस चूजे के ऊपर। तो जब असूल किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर अप्लाई किया जाए, जनरल प्रिंसिपल किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। असूल बनाना इंडक्टिव रीजनिंग, असूल अप्लाई करना डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, अब ये बायोलॉजी में कहां से आ गई? तो मिसाल के तौर पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन, एक टोटका घरों में अक्सर चलता है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, तो वो लोग सुबह उठ के लहसुन खाते हैं, ठीक है, या लहसुन का इस्तेमाल सालन में ज्यादा करते हैं। जनरल टोटका सारों को पता है कि लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लहसुन में कोई ऐसी चीज होगी शायद जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है, कोई केमिकल, कोई हिस्सा उसका ऐसा है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। एक अंदाजा है कि शायद ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा, कुछ साइंसदानों ने उसमें से उसके मुख्तलिफ केमिकल अलग अलग कर लिए, ठीक है, फिर वो केमिकल मिसाल के तौर पे चूहे में इंजेक्ट किया तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, बंदर के अंदर इंजेक्ट किया उसका भी ब्लड प्रेशर कम हो गया, और किसी बकरी के ऊपर, किसी और जानवर के ऊपर, खरगोश के ऊपर टेस्ट किया, उसका भी ब्लड प्रेशर कम हो गया।
तो मुख्तलिफ जानदारों पर उन्होंने ट्राई किया और देखा कि ये केमिकल जानदारों का ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। तो जनरल असूल बना लिया कि जिसको भी लगाएंगे उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो अभी सारों को टेस्ट नहीं किया है, सारे जानवरों को लगा लगा के देख नहीं लिया, चंद एक को ही लगाया है, लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि हाँ भाई जिसमें भी लगा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फिर उस केमिकल को लेकर आपने सोचा कि अच्छा बाज लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है मैं उनको लगाता हूं तो उनका ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो जब एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसको एक स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है जी। तो इंडक्टिव रीजनिंग होता है स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को कंबाइन करके जनरल रूल या प्रिंसिपल बना लेना। फिर डिडक्टिव रीजनिंग होता है उस जनरल रूल या प्रिंसिपल को किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करना। पेपर में इस तरह से आता है कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या जिस तरह बुक में लिखा हुआ है वो काफी कंफ्यूजिंग है। तो अगर ये इस तरह से याद कर लेंगे तो निस्बतन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं। रीजनिंग क्या होती है? हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। ठीक है, फिर इसके अलावा बाज़ दफा इंट्यूशन हो सकती है। इंट्यूशन होती है कि खुद ब खुद कोई आइडिया आ जाए। ठीक है, इमेजिनेशन हो सकती है। इमेजिनेशन से मुराद है कि आप सोच के अपने दिमाग में कोई कंडीशन बना के उसके मुताबिक चीजें मतलब अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये इस वजह से हो रहा है। एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकती है। एस्थेटिक प्रेफरेंस से मुराद है कि आपको कोई खास चीज पसंद है, मसलन आपको शहद पसंद है तो आप सोचें कि मैं शहद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो वो आप अपने शौक की वजह से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी तरह रिलीजियस बिलीफ है, मसलन आप सोचते हैं कि शायद कलौंजी में हदीस है कि सब चीजों का इलाज हो सकता है, तो आप उसके ऊपर सर्च करते हैं कि कैसे है, तो या कोई और ऐसी चीज। ठीक है, तो अमूमन आप हाइपोथेसिस बनाने के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई और रास्ते से भी आपको आइडिया आ सकता है कि हाँ भाई मैं इस चीज का इलाज शायद इससे करूंगा तो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट करते हैं। आपने अंदाजा लगाया कि शायद ये चीज इस वजह से हो रही है, मिसाल के तौर पे शायद ब्लड प्रेशर लहसुन में मौजूद किसी केमिकल की वजह से कम हो रहा है, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप वो चूहे को इंजेक्ट कर रहे हैं, बंदर को इंजेक्ट कर रहे हैं, खरगोश को इंजेक्ट कर रहे हैं, किसी और को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि वाकई कम होता है या नहीं होता ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आप एक्चुअली उस दौरान हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं और एक ऑर्गेनिज्म में लगा के देखा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा के देखा, तीसरे ऑर्गेनिज्म में, बार बार उसको टेस्ट किया जाता है। अच्छा, आपने तो चले ब्लड प्रेशर की दवाई बना ली, अब मेरी भी पुराने जमाने की ब्लड प्रेशर की दवाई मेरी कंपनी भी बना रही थी, आपने जो दवाई बनाई वो बड़ी जो है लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं, वो धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई। अब मुझे तकलीफ शुरू हो जाएगी कि मैं किसी तरह इसकी दवाई को गलत साबित करूं। ठीक है, तो मैं जनाब उसको किसी एक चूहे को खिलाऊंगा, दूसरे चूहे को खिलाऊंगा, चेक करूंगा इसको कैंसर तो नहीं हुआ, चेक करूंगा इसके गुर्दे तो नहीं फेल हो रहे, चेक करूंगा, किसी तरह मैं साबित करूं कि इससे बड़ा शदीद नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं बार बार उसको, आपने तो जो टेस्ट किया सो किया, मैं भी उसको टेस्ट करूंगा, मैं आपका मुखालिफ हूं कि जी इससे कोई नुकसान किसी तरह मैं साबित कर दूं तो मैं इसकी दवाई बंद करवाऊं ताकि मेरी दवाई चलती रहे। ठीक है, तो दूसरे लोग उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ आप खुद टेस्ट कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं और दूसरे ज्यादा पुरजोर कोशिश करते हैं उसको रिजेक्ट करने की। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसकी कहानी खत्म है, अगर रिजेक्ट ना हो सके तो लोगों का एतमाद उसके ऊपर कायम रहता है। कोई चेक करेगा इससे कैंसर तो नहीं हो रहा, कोई चेक करेगा इससे लिवर तो नहीं फेल हो रहा, कोई चेक करेगा उससे गुर्दे तो नहीं फेल हो रहे, कोई चेक करेगा इससे कोई और मसला तो नहीं बन रहा। तो बार बार उसको टेस्ट किया जाएगा और अगर वो बार बार टेस्टिंग के बावजूद गलत साबित ना हो सके तो हमें उसके ऊपर एतमाद हो जाएगा, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये बात
ठीक है, ये काम की चीज है, ठीक है। दूसरे भी उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर कोई दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, अगर रिजेक्ट ना हो तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को आप या दूसरे लोग गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं।